राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं बेहद ख़ास मेहमान, मेरे पसंदीदा अभिनेता रवि झांकल। रवि झांकल एक जबरदस्त अभिनेता। हम रणभूमि में वार करते हैं शाहबुद्दीन गौरी, शत्रु की आंख के आगे छिपकर वार करना हमारे यहाँ कायरता कहलाती है, और हम कायरता से सख्त नफरत करते हैं, समझे? नए युग का चलन देखकर हमारे महाराज चुनाव लड़ने को भी तैयार हो गए, लेकिन दूसरे रजवाड़े के लोग ऐसे आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। हमारे महाराज को यूनियन सरकार के खिलाफ साजिश में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। सब कुछ बहुत ही तरकीब के साथ किया गया। जंगल के बीचों बीच शिकार और मुजरे का आयोजन किया गया। रवि झांकल का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर के एक साधारण परिवार में हुआ। रवि झांकल की एक्टिंग का राज है बचपन से उनका क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्या कहा बैद जी ने? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बताऊं लक्ष्मी, अब तो बैद जी ने भी जवाब दे दिया है। रवि झांकल की एक्टिंग का सफर तब शुरू हुआ जब नटखट रवि झांकल ने तरह तरह के लोगों को देखकर मोनो एक्टिंग करनी शुरू की। रवि झांकल तब 9वीं कक्षा में रहे होंगे जब उन्होंने इस मोनो एक्टिंग से तालियां बटोरी। अब चाहो तो झाड़ फूंक भी करवा लो। झाड़ फूंक करो, चाहे जंतर पूजा। 7 साल की होके पहली छोरी चली गई, अब कुछ भी हो जाए सब तो कोरी जाने दूंगी। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के दौरान रवि झांकल के अभिनय के इस जज्बे को मशहूर रंगकर्मी और उनके एक्टिंग गुरु भानु भारती ने पहचाना और उन्हें एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने की सलाह दी। अभिनय के प्रति ये ललक रवि झांकल को देश के सबसे प्रतिष्ठित ड्रामा स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ले गई, जहां उन्होंने मशहूर रंगकर्मी बीवी कारंत की निगरानी में अपने अभिनय को निखारा। सूरज उग्यो, रात रली, लोग आपका दरबा में बढ़ गया, आखी नगरी माथे कालो पर्दो तड़ गयो। अरे काई ठा कतरा बखत बीत गया, न कितना तारा झड़ गया, न कितना सपना पलकारी गलिया में रुड़ गया। अरे समरू जाट, तू काई करेला, कठे जावेला, लड़ाई तो खत्म हैगी, और फदरा नारा जय जयकार पूग गया, पाकती पाकती अठे उठे सगड़े काले सगड़े धार। समरू जाट, तू लड़ाई में लड़िया, अरे पर तू नहीं जाने तू किंडर वास्ते किंडर खिलाफ लड़िया। थारा हाथ हल्दी मूठ में दबाना चाहिए, था दी तो ना बंदूक, खूब राल माचो, रोड़ो माचो, आंधोर वा पड़ियो, और फिर ओम शांति शांति शांति। What picture are you taking, madam? Only sand out there? I'm taking pictures of the desert. रवि झांकल ने बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन की एक टीवी सीरीज यात्रा से की, जिसके निर्देशक मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल थे। You know. Oh, leave me alone. Please go away, Mr. Singh. राजन भाई, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा प्लीज। अगर आप केडी पर इस तक रहेंगे, अगर आप यही चाहते हैं कि यही आदमी यही रोल करे, अश्वत्थामा का रोल करे, इतना बड़ा रोल करे, तो प्लीज आप मेरा रोल भी किसी और से करवा लीजिए, या ये प्ले ही कैंसिल कर दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज, थैंक यू। 1986 में आई इस टीवी सीरीज से उन्हें श्याम बेनेगल का ऐसा साथ मिला कि आगे चलकर दोनों ने एक साथ कई टीवी और फीचर फिल्मों में काम किया। अरे राजाओं, ये ठीक नहीं है, युद्ध के नियमों के विरुद्ध है ये। युद्ध के मैदान में भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया। प्रख्यात धारावाहिक भारत एक खोज में रवि झांकल कई किरदारों में नजर आए। दुर्योधन
दुर्योधन, थोड़ी देर और जीवित रहो। भीम की विशाल छाती को मैं अपने इस हल से खोद डालूंगा, बना डालूंगा क्यारियां उसमें। क्या वे मूर्छित हो गए हैं कहते हैं आप? यदि आप नहीं सह सकते उनकी मूर्छावस्था को तो धनुष धारण कीजिए, दया न दिखाइए। धैर्य के समुद्र, कभी विचलित नहीं होने वाले लक्ष्मण को किसने विचलित कर दिया है? क्या ये मुझसे पूछते हैं आप कि क्या अर्थ है इस सबका? वंश परंपरा से प्राप्त किया गया राज्य छीन लिया गया है। शोक में डूबे महाराज ने भूमि को अपना आसन बना रखा है। रवि झांकल कुछ उन अभिनेताओं में से हैं जिन्हें श्याम बेनेगल के साथ निरंतर काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। यहाँ मोरा तबई पंप को पानी छुए जब आप आके उसको उद्घाटन करो। हम जरूर है उद्घाटन करें तुम्हारे पंप को। अरे हमारी पीठ पीछे पंप लगवा रहे हो तुम्हारे? बंद कर ये मशीन। मार डालेगा एक कांचा, मुझे मार डालेगा। एक से बढ़कर एक फिल्मों में अलग अलग किरदार करके रवि झांकल ने फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी है। ऐसा करता हूँ, मैं गायतुंडे को मार देता हूँ। रवि झांकल के अभिनय का लोहा तो सब मानते हैं, लेकिन एक एक्टर के साथ साथ वो एक कुशल गायक भी हैं। हमारे देश में शामें न हो इतनी, कभी सूनी के सूनी शाम होती है हमारे देश में सूनी। उल्टा पुल नदी पर जो बंधा है उससे खतरा है कि लंबा दौर जाड़ों का चला है, उससे खतरा है। पौफटने के पहले के अंधेरे से भी खतरा है। कोई मजदूर अपने हाथों अपनी जान ले बैठे, किसी का दर्द जो हद से गुजर जाए वो खतरा है। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मुझे तो आपके अभिनय में और राजेश विवेक जी के अभिनय में एक जो समानता जैसी चीज़, उसकी जो इंटेंसिटी है और जो उसके साथ जो पैशन है, वो मुझे हमेशा जादू की तरह, एक चमत्कार की तरह लगता है कि कैसे आप लोग वो किया करते थे। खुद अभी अब तो राजेश जी हम लोगों के बीच में नहीं है, क्या कि उनका जो काम है वो तो मतलब आप समझिए कि अभिनेताओं के लिए एक मार्गदर्शन की तरह है। खुद राजेश जी के साथ आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, मैंने थिएटर तो जब करना शुरू किया तो एक तरह से कहूँ तो मेरे तो आइडियल थे वो, क्योंकि जो उनका अपना सोचने का तरीका था कैरेक्टर के बारे में, और जो एक जो स्टैम्प की तरह से काम किया करते थे वो, मतलब वो जो भी करते थे वो अनरिकग्नाइज्ड नहीं जाता था। दुख मुझे एक ही चीज़ का रहा कि इतना बेहतरीन अभिनेता सिनेमा में उस तरह से अपनी वो छाप नहीं बना पाए। वो एक मुझे ज़रूर आश्चर्य से लगता है। कई बार मुझे लगता है शायद सिनेमा में आपकी खुद की पर्सनैलिटी आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो भी एक विषय बहुत ज़रूरी होता है। राजेश विवेक हमेशा से एक खुले विचार के और जो समझ में आया कह दिया, बोल दिया। सिनेमा ऐसे काम नहीं करता। सिनेमा में कई बार आपको अपने आप को बहुत कवर अप करके रहना पड़ता है, बहुत संभल के बात करनी पड़ती है। ये थोड़ा है जो हमने सीखा, तो वो एक उनका ज़रूर मुझे लगता है एक कमज़ोर पक्ष था, लेकिन अभिनेता वो कभी भी कमज़ोर नहीं रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि फ़िल्म में मैं उनके साथ एक ही फ़िल्म कर पाया, अग्निपथ। जो उनका एक सीन मुझे याद है, उसके कार के ऊपर उनको बांधा हुआ है, और जब वो कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो जो पहले मुख्यमंत्री के राजेश विवेक थे, हमेशा मुझे वैसे ही लगे, और वो मतलब सदा से ही वैसे थे। उनसे मैं 20 साल बाद भी मिला तो वो वैसे ही बात करते थे जैसे पहले किया करते थे। तो उनकी शख्सियत कभी नहीं बदली और वो अभिनेता भी नहीं बदला। लेकिन दुख है, बहुत अजब बात है कि मतलब काम करते हुए गए। वो हैदराबाद में कोई फ़िल्म शूट कर रहे थे, उसका कोई फ़ोटो शूट था, और मतलब जो उनका एक स्टाइल है, हर चीज़ को ओवरडू करके करते हैं, तो कुछ जेस्चर वेस्चर ऐसे कर रहे थे, और करते हुए ही वो ऐसा नीचे करके ऐसे उठे एंड ही फेल।
तो शूट करने वालों को लगा कि शायद कोई नया पोज हमको देने वाले हैं नया, लेकिन 2-3 मिनट तक जब वो नहीं उठे थे तो उनको उठाया गया तो पता चला कि वो ऑलरेडी ही इज़ नो मोर। तो बड़ा अजब, क्योंकि मैं उनसे पहले मिला ही था, उससे पहले 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। तो वो जब मैं जब पता चला, जब हम गए वहाँ पे, तो कैसे उनके साथ क्या हुआ वो सारी बात मुझे पता चली। तो ये एक मेरे लिए एक मतलब अभी भी पहेली है। हुआ क्या था वैसे? उनका हार्ट अटैक हुआ उनको। हालांकि कभी इस तरह की कोई शिकायत तो बताई नहीं थी, उनके बच्चे जो बता रहे थे, लेकिन वहाँ उनको हार्ट अटैक हुआ। तो अभी मुझे लगता है कि किसी का कुछ पता नहीं। एक ठीक ठाक सा जो आदमी सुबह उठता है, वर्जिश करता है, और जो उनकी उम्र थी, ही वॉज आई थिंक 67, और वो कभी भी अपनी उम्र से मतलब हमेशा 10 साल छोटे ही लगते थे, बिहेवियर में भी और वैसे भी। ईमेल, अच्छा क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो कमाल हो गया। ई गांव में ईमेल लग जाए तो हमरे पैर का सनीचर उतर जाए। कैसे? घर घर में जाए के चिट्ठी पहुंचाए तो छुट्टी। ये सारी चिट्ठियां घर घर में ईमेल से ईमेल कर दूंगा। ऊमेल गुरु ज्ञान करावत, ईमेल संसार जनावत, छूटे देश परदेश रे भैया, छूटे देश परदेश। थैंक यू सर। चूँकि आप खुद सिनेमा और टेलीविज़न के कलाकारों की संस्था के मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हैं, जो सिनेमा और टीवी के कलाकारों के हितों का ध्यान रखती है। ऐसे में जब किसी की मौत सेट पर हो जाती है तो ऐसे में क्या रवैया रहता है इंडस्ट्री का? देखिए, ये बड़ा दुखद विषय है। सिंटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे ख्याल से 38 में फॉर्म हुई थी, वो जब अगर कोई हमारा कलाकार इस तरह की उसके साथ कोई हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 लाख रुपए तक वो मुहैया करवाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो शायद 75,000 रुपये कुछ देते हैं। तो उस तरह से मदद सिंटा कर नहीं पाता है, और ये बड़ा दुख का विषय है। लेकिन आप ये देखें कि हमारी जो आर्टिस्टों की जो फैटर्निटी है, उसमें आप देखिए श्रीवल्लभ व्यास हैं। श्रीवल्लभ व्यास को आज भी आमिर खान की कंपनी से 30,000 रुपया पर मंथ जाता है। 8 साल हो गए उनको ये मदद मिलते हुए। अक्षय कुमार ने जब उसको पता चला तो एकदम से 6 लाख रुपये उन्होंने कैश भेजा। यशपाल हैं जो लगातार उनको अभी भी मदद करते रहते हैं। तो लोग हैं जो मतलब आगे बढ़ के मदद करते हैं, लेकिन सिंटा उस तरह से मदद नहीं कर पाता है। ये एक थोड़ा विषय दुख का है। इसके ऊपर काम वाम किया जा रहा है, एक कॉर्पस मनी बनाने का प्रयास जारी है, और मुझे लगता है और 2-3 साल के अंदर एक अच्छा सा अमाउंट इकट्ठा होगा ताकि कोई इस तरह की प्रॉब्लम में हो तो उसको हम मदद कर सकें। कोशिश इस बार हो रही है। देखिएगा, काम करते हुए स्वाभाविक मृत्यु एक चीज़ है, हालांकि वो तो है तो काम के बीच में ही कोई कलाकार। इसके अलावा दुर्घटनाएं सेट पर, कई बार कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और दुर्घटना का किसी पर कोई बस नहीं है, लेकिन फिर भी उससे कलाकार का जीवन प्रभावित होता है, उसका पूरा भविष्य उसके चपेट में आ जाता है। ये भी क्या सिंटा में कभी डिस्कस किया जाता है कि अगर ऐसे में जबकि सेट पर किसी की गलती की वजह से या कोई ऐसी दुर्घटना होती है जो कि उस कलाकार के पूरे भविष्य को बदल सकती है, इस पर बेसिकली क्या होता है, हम उसको एक मॉरल ग्राउंड पे ज़रूर मदद करवाते हैं। प्रोड्यूसर से कह के जो भी मैक्सिमम मदद हो सकती है वो करवाने की कोशिश होती है। कोई नियम कायदा नहीं है कि भाई अगर ऐसा हो गया सेट के ऊपर तो, क्योंकि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका कोई ऐसा नियम कायदा बना हुआ नहीं है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, यही करना पड़ेगा। टेक्निकल लोगों को ज़रूर मदद होती है, उनके इलाज की मदद होती है। अगर मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पाँव की कोई दिक्कत हो जाती है तो एक मुश्त पैसा दिलवाने की मदद होती है। कलाकार को उतना मतलब कोई इस तरह की हेल्प नहीं होती है। तो हुआ भी था संजय खान के वक्त में, काफ़ी कलाकारों को इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, तो उस तरह से मदद हो नहीं पाती है। क्योंकि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पुरानी, लेकिन इसमें इस तरह की मदद की सुविधाएं नहीं है। ये अपने आप में बड़ी अजब स्थिति है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब देखिए, पिछले साल जब खयाम साहब 90 साल के हुए
तो उन्होंने अपनी पूरी अर्जित संपत्ति उन्होंने और जगजीत जी ने कलाकारों के नाम पर समर्पित करने की घोषणा की। मुझे मालूम नहीं कि उसके बाद उस संपत्ति का क्या तरीका या क्या मेथड निकाला गया होगा, क्योंकि कलाकारों की अलग अलग संस्थाएं, चाहे वो संगीतकार हों या सिनेमेटोग्राफर्स हों या फिर टेलीविज़न और सिनेमा के आर्टिस्ट हों, सिंगर्स हों, सबके अपने अपने गिल्ड और अपने अपने संस्थाएं हैं। तो ऐसे लोग जब कभी निजी स्तर पर कोई ऐसा प्रस्ताव रखते हैं, इस बात को देखते हुए कि उन्हीं की बिरादरी के लोग अगर कभी संकट में हो तो उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उसका कोई मेथड आप सोचते हैं कि निकाला गया है? नहीं, देखिए, ट्रस्ट है, एक आर्टिस्टों का एक ट्रस्ट बना हुआ है, जिसकी अभी बिल्डिंग भी बनी है। काफ़ी आर्टिस्टों ने मिलकर के पैसा इकट्ठा किया है और एक काफ़ी उस पर बड़ा इन्वेस्टमेंट, मेरे ख्याल से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और वो बिल्डिंग बनी है, गवर्नमेंट ने लैंड दी है उसके लिए। तो जो ट्रस्ट है वो डेफिनेटली उनको मदद करता है, क्योंकि जो भी इस तरह का डोनेशन आता है या कोई मनी आता है तो वो सीधा ट्रस्ट के अंदर जाता है और वो ट्रस्ट उनको कला आर्टिस्टों को मदद करता है। वो है, एक प्रोसेस है उसका। मतलब जैसे मेडिकल हेल्प मिलती है, जैसे पुराने एक्टर्स हो गए, उनके बच्चों को एजुकेशन का इशू होता है, तो ये है, एक इस तरह का चलन है और उनको रेगुलर मदद मिलती है। ये जो मतलब अब कमा नहीं पा रहे हैं या जो मतलब एबल नहीं है काम करने के, तो इस तरह के लोगों को वो चिन्हित करते हैं और हर महीने उनको एक मॉनेटरीली और एक मेडिकल हेल्प और बच्चों के एजुकेशन का ये एक प्रोसेस है जो सालों से चल रहा है, जो होता है। लेकिन बाकी आप कहें कि कोई कलाकार को कुछ हो गया और उसको इमीडिएटली मदद मिल गई, ये थोड़ा मुश्किल हो पाता है। उसमें कलेक्टिविटी की बात होती है, मतलब इकट्ठा करके देने का प्रावधान हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब देखिएगा कि आपको करीब 30 साल से ज़्यादा का अरसा मुंबई में फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हुए गुज़रा। वो तो ठीक है कि आप काम करते हैं, आपको बहुत से लोग जानते हैं, इससे आपको शोहरत और पैसा ये तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक मामूली जीवन भी चलता रहता है, जिसमें आपको रोज़मर्रा के जिम्मेदारियाँ, घर परिवार और एक जो भी एक आम नागरिक की दिक्कतें हैं या खुशियां हैं, उसके साथ आपको जीना होता है। आपका ख़ुद का कहना है कि इस दुनिया में, यानी कि एंटरटेनमेंट और परफॉर्मिंग आर्ट में आना कोई आपके इरादे का हिस्सा कभी था नहीं, लेकिन जब ये 30 गुज़रे हुए बरसों पर आप नज़र डालते हैं तो क्या पाते हैं? इरफान भाई, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि ऐसे अनसर्टेन फील्ड में जहाँ आपको कल का पता ना हो, ऐसी फील्ड में आप अगर 30-35 साल, मैं 84 से यहाँ हूँ, अगर मैं 30-35 साल तक इस प्रोफेशन में हूँ और इसी प्रोफेशन में हूँ, मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिनय कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। 4 फिल्में मेरी रिलीज़ होंगी आगे, 2 टेलीविज़न के काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं बच्चन साहब को बहुत मतलब आइडियल की तरह से देखता हूँ। ये एज ऑफ 76 ही इज़ फिट एंड ही इज़ इन डिमांड। तो आज के वक्त में अगर हमें काम मिलता है तो ये हम अपनी खुशनसीबी मानते हैं इसको। कहाँ मिलता है किसी को काम? कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसका कोई मतलब कोई धनी धोरी नहीं, एक तरह से देखा जाए तो आपको कोई बुलाएगा तो आप काम करेंगे, नहीं तो आप घर बैठे। तो ये ऐसे में अगर हमें काम मिल रहा है आज की तारीख में भी, अगर मैं महीने में 10 दिन भी शूटिंग करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। मेरा जो स्पेल है, मेरे साथ के लोग अगर मैं उठ कर के देखूँ तो मुझे गिनना पड़ेगा कि यार मैं 84 में यहाँ आया था तो मेरे साथ के कितने लोग हैं, मुझे काउंट करने पड़ेंगे। तो ये तो आर्टिस्ट के लिए आप कहें बहुत ही बड़ी वो है एक तरह से कि भाई आपको जो प्रोफेशन आप करना चाहते हैं उसको आप 35 साल आपने कर लिया और उस 35 साल के अंदर आपने क्या अर्जित किया, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक्टर को अर्जित करना बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि अगर आज से 5 साल बाद मान लीजिए अगर मैंने ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं कुछ तो करूँगा और मैं रिलेटेड ही काम करूँगा, मैं कोई ब्रोकरेज का काम तो कर नहीं सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मतलब आज का, हालांकि आज का एक्टर ये बहुत सोचता है। आज का एक्टर तो टेलीविज़न का अगर एक सीरियल अगर 3 साल 4 साल कर लेता है तो वो कोशिश करता है कि उस 4 साल के स्पेल के अंदर जो भी मुझे पैसा मिल रहा है, कहीं मैं एक छोटा सा घर ले लूँ,
चाहे वो मीरा रोड में ही लेगा, लेकिन वो ले लेता है। हमारे जब जैसे लोग ये बात नहीं सोचते थे। बहुत सारे लोग आज परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है। जैसे श्री वल्लभ व्यास, घर ही नहीं था उसके पास। तो घर नहीं था तो कोई मतलब आपने सेव ही नहीं किया ना कोई चीज़। घर एक सेविंग है। आज से 20 साल पहले मैंने घर लिया तो उसकी वैल्यू कुछ उस वक्त 20 लाख रुपए थी। आज वो घर की वैल्यू 2-2.5 करोड़ है। तो वो मेरे लिए मेरा एसेट है, वो मेरा जीवन है एक्चुअली देखा जाए तो। मैं उसको कहीं भी बेच के कहीं भी अपनी एक जो लाइफ है अपनी हम जी सकते हैं। तो आर्टिस्ट को ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना लंबा स्पेल बहुत कम लोगों का होता है। कम आर्टिस्ट होते हैं जिनको 35 साल तक एक ही प्रोफेशन के अंदर काम करने का मौका मिलता है। ये तो मुझे लगता है एक सरकारी कर्मचारी से भी बड़ी बात है एक तरह से देखा जाए तो आई एम हैप्पी वॉट एवर यू सी मुझे जो मिला। हालांकि उसमें अनसर्टेनिटीज हमेशा बनी हुई है। ऑलवेज आपके केस में आपको काम 84 को अगर माने शुरुआती साल, तो कैसे कैसे मिलता गया? मतलब एक काम दूसरे काम को खींचता रहा, बुलाता रहा, या फिर आप भी जाते रहे सब जगह कि ये भाई ये हमारा पोर्टफोलियो है, ये मेरा शोरील है, ये मुझे ऑडिशन देना है? एक मैं कलाकारों के थिएटर के लोगों की आपको एक बड़ी असली बात बताता हूँ कि हम बड़े स्वांत सुखाए लोग हैं। मुझे अगर 2 रुपये की ज़रूरत है और मुझे उस वक्त अगर 5 रुपये मिल जाते थे तो मुझे लगता था अभी मुझे 1 महीने काम नहीं करना है। और वही चीज़ अभी भी है। अब आप माने मैंने अभी एक फ़िल्म की है, पंच लाइट करके एक सिनेमा हमने किया है। 20 दिन मैं वहाँ काम करके आया। आई गॉट सम 10 लाख रुपीज़ आफ्टर इट। तो मैं जब वो करके आया और मुझे सारे पैसे मिल गए तो मैं अपने दोस्तों के पास गया तो बोला यार तो क्या बात, बहुत खुश लग रहा है। मैंने कहा यार मैंने अभी ये ना पैसे से मेरे पास आ गए तो आई एम नॉट बॉदर, अभी साल भर मुझे काम नहीं भी मिलेगा तो ये क्या मतलब मेंटेलिटी है। तो ये थिएटर की मेंटेलिटी है, क्योंकि अगर हमको इतना मिलता है तो हम इतने में काम चला लेते हैं। अगर हमको इतना मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और अगर हमको इतना मिलता है तो हम और स्क्वीज इन हो जाते हैं। तो ये जो नाटक की और ये इसी से एक्टर सर्वाइव भी करता है सर, क्योंकि आप अपने आप को फैलाते नहीं हैं। लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। एक मुझे लगता है मेरी लाइफ के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जिया। मैंने प्रोफेशन को भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जिया। आज भी व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ गई हैं हमारे प्रोफेशन में, लेकिन आज भी अगर कोई मुझे कहता है कि आपका 9 बजे का कॉल है तो सर मैं 9 बजने में 5 मिनट पहले पहुंचने में विश्वास करता हूं। ये मेरी अपनी फितरत है। कोई चाहे आए ना आए तो ये मैंने बच्चन साहब में भी देखा। एक फिल्म मैंने उनके साथ की थी तो उसमें मैंने देखा कि अगर उनका 9 बजे का कॉल होता था तो वो 9 बजे सेट पे आकर के खड़े होकर के ड्रेस दिखा कर के आके बोलते थे कि आई एम रेडी, और अपनी वैन में चले जाते। अब आपको जो मेरी शूटिंग करना है कर लो, मैं तैयार हूँ। तो वो व्यवस्था को हिलाते हैं वो कि और वो तैयार हो गया, या कैमरा नहीं लगा, लाइट नहीं लगी, फला नहीं हुआ, ढिकना नहीं हुआ। तो जो ऑर्गेनाइज लोग बाग होते हैं वो व्यवस्था को हिलाते भी हैं। तो हम अगर 9 बजे चले जाते हैं तो हमको कोई ये नहीं कह सकता कि सर आप 1 घंटा रुकिए। हमारा 9 बजे ही पैकअप होगा, जो 12 घंटे का वर्किंग का जो वो है। तो मुझे लगता है अगर व्यवस्थित तरीके से आप काम करें तो कोई चीज़, और सर बेसिकली टैलेंट तो होना ज़रूरी है। वो तो है। बेसिक तो होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक के बिना काम नहीं होता। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा टैलेंट भी है और आप ऑर्गेनाइज भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, तब भी लेकिन आपके शुरुआती आपको जो कारोबार मिला वो कैसे मिला? सर बेसिकली हम जब आए थे उस वक्त टेलीविज़न ही था, दूरदर्शन ही हुआ करता था। दूरदर्शन पे तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन उस वक्त न्यू वेव सिनेमा की बड़ी वो थी। तो उस वक्त तो काफ़ी श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, केतन मेहता, ये जो लोग थे ये बहुत एक्टिव थे। मतलब साल में 2-2 फिल्में बनाया करते थे। तो इनके और ये थिएटर के लोगों को बहुत पसंद करते थे। तो उस वक्त का चलन ऐसा था। तो हम जब उनके साथ एंटर कर गए, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, तो वो साल में 2 काम तो बनाते ही थे। तो कभी उसके यहाँ मिल जाता था, कभी इनके यहाँ काम मिल जाता था। तो इस तरह से तो आपकी जो है वो लाइवलीहुड चलना शुरू हो गई थी। तो इनिशियली मुझे लगता है शायद 5-7 साल मुझे ज़रूर थोड़ी दिक्कत हुई। फिर मैंने घर ले लिया था एक्चुअली। घर लेने के बाद अगर किसी एक्टर के पास अपना घर हो जाता है शहर में,
तो फिर उसके लिए ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही था। जब मैंने घर ले लिया तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी बहुत कम हो गई। आपको अच्छा खाना खाना है और अपना ख्याल रखना है, तो उस सच के साथ हम आगे बढ़े। मैंने बताया आपको, इनसिक्योरिटी तो ऐसा भी होता था कि 8-8, 9-9 महीने तक कोई काम नहीं होता था, ऐसा भी वक्त रहा है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब तो खैर बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। अभी तो हम मतलब 8 काम मना करते हैं, नहीं करना है। उस वक्त ऐसा नहीं था। और टेलीविज़न आने के बाद 90s के बाद तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई थी। मतलब फिर तो हम रेगुलर ही काम करते रहे। मुझे नहीं मालूम मैं कभी घर पे बैठा हूँगा, बहुत रेगुलर हम काम करते थे। टेलीविज़न आ गया तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपने कहा कि थिएटर के आर्टिस्ट ख़ास तौर पर बड़े ही अल्प संतोषी होते हैं। थोड़ा मिल गया उसमें भी गुजारा हो गया, ज़्यादा मिल गया खुश हो गए। मतलब ये कि जो इच्छाओं का अपार संसार है वो नहीं होता। आप थिएटर में जब पहुँचे तो क्या आप थिएटर ही करने का इरादा बचपन से आपने किया था कि आप एक दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आएंगे और थिएटर सीखेंगे और वो आपका करियर बनेगा? नहीं, मुझे एक्चुअली मतलब मैं तो बड़ा मिरासी नुमा मेरी शुरुआत हुई थी। बहुत अजब तरीके से मैं सिंगर था, गाता था स्टेज के ऊपर। कहाँ पे? ऐसे बैंड के साथ। किस शहर में? जयपुर में। जयपुर में। फिर जब आप क्या पैदा जयपुर में हुए? जयपुर में हुए, जयपुर में पैदा हुआ। अच्छा। जयपुर में नेटिव प्लेस है मेरी। तो उस वक्त तो हम इसी तरह काम, फिर मैंने मोनो एक्टिंग करना शुरू कर दिया था जब मैं 10th में था। और मोनो एक्टिंग में बहुत लाजवाब तरीके से करता था। मतलब मैं बहुत ही बेहतरीन मोनो एक्टर था। और उसमें मैं बड़ा, उसने बहुत मुझे पॉपुलैरिटी दी। फिर जब हम कॉलेज में आए तो भानु भारती हमारे यूनिवर्सिटी में आ गए थे। तो भानु भारती ने जब हमको देखा तो उन्होंने हमको बहुत तराशा। हम चलते भी गलत थे, खड़े भी गलत होते थे, बोलते भी गलत थे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने करेक्ट की और उन्होंने हमको बताया कि भैया ये जो तुम काम करते हो ये प्रोफेशन भी हो सकता है। मुझे देखो, मेरे लिए ये प्रोफेशन है। उन्होंने कहा तुमको ये प्रोफेशन करना चाहिए, तुमको जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। उन्होंने हमको थोड़ा तराशा और उन्होंने हमको भेजा NST। तो उनके कहने से हम गए। तब तक तो हमें पता नहीं था। हमें तो ये लगता था कि यार BA कर लिया है, MA कर रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करेंगे, थिएटर करेंगे, जैसा मेरे वहाँ के अभी सारे मित्र करते हैं जितने भी हैं। लेकिन उनका एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमको इंस्टिगेट किया कि नहीं, इसको प्रोफेशन बनाओ। और वो हमने किया और उसमें हमको सक्सेस मिली, एडमिशन हुआ गवर्नमेंट। फिर ये है कि मैंने NSD को बहुत सीरियसली लिया था। अच्छा, NSD वाले पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बताइए, आप कह रहे थे कि स्टेज पर गाते थे और क्या करते थे शुरू में? मोनो एक्टिंग करते। मोनो एक्टिंग, हाँ। तो ये वाली जो बात थी, जयपुर में आपको किसी को देखकर ये प्रेरणा मिली थी? कोई करता था इस टाइप का, या फिर घर में कुछ ऐसा माहौल था, या स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त थे? बिल्कुल नहीं था। हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग था बचपन में। अब मुझे लगता है शायद मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं कोई भी टिपिकल चीज़ देखता था। जैसे हमारे वहाँ पे कई बार पुलिस को देखते थे, पुलिस पकड़ लेती थी किसी को, किसी खोमचे वाले को पकड़ा हुआ, उससे बातचीत कर रहा है, तो टिपिकल राजस्थानी में वो बात कर रहा था, तो राजस्थानी में तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। जैसे उसको लेकर के, जैसे कि क्या? अरे क्या कर रहा है तू, कितने में बेच रहा है इसको, बेवकूफ़ बना रहेगा हमको, ये कोई बात हुई क्या, निकाल कितने, जेब में निकाल कितने बेच। ये जब उसको, अच्छा मैं खड़ा हो जाता था, ऐसे ही दूर खड़ा होकर देखता था उसको, ऐसे ऑब्जर्व करके देखता था यार ये कैसे बोल रहा है। फिर उसको उसके पीछे लग जाता था, फिर उसमें से अपनी स्टोरी बनाता था। थोड़ी सी स्टोरी देखी, फिर उसमें से अपनी स्टोरी बना लेता था कि वो ऐसे ऐसे हुआ होगा। और वो ऐसे चल चल के लगा कि मतलब वो काफ़ी, फिर मैंने उसको बहुत किया। जयपुर के किस मोहल्ले में थे आप? हम पुरानी बस्ती में थे। पुरानी बस्ती में। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर तो यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्टर थे गवर्नमेंट के। अच्छा। गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे और उनको लेबर को बिठा के स्टिच कराया करते थे। तो मतलब मेरा कोई थिएटर से किसी का कोई दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 9 भाई बहन थे। आप क्या नंबर के? मैं 5वें नंबर पे था।
4 ऊपर 4 नीचे। और फादर का जो ये कारोबार था वो अच्छा कारोबार था, मतलब जिससे कि काफ़ी संपन्नता थी घर में? नहीं, हाँ बहुत ही विपन्नता थी, गरीबी थी। हाँ हाँ। मतलब मैं जब NSD आया तब मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे, मेरा शायद 1400 रुपया कुछ था फीस उस वक्त, तो 500-600 रुपया तो मैंने इकट्ठा कर लिया था, बाकी मेरे से हुआ नहीं इकट्ठा। मेरे फादर बहुत अगेंस्ट थे, वो कहते थे ये मतलब मिरासियों का काम है, तो ढोलक बजाना और ये तुम कभी जाओगे तो तुम तो देखना, तुम। उनके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था? उनके हिसाब से नौकरी करनी चाहिए थी, जैसा कि दूसरे भाइयों ने किया। हाँ, जैसे दूसरे भाई कर रहे थे, परिवार को मदद करनी चाहिए, बहनों की शादियाँ हों उसमें कंट्रीब्यूट करो, वो सारा करना चाहिए था। लेकिन उनकी जो विशेष थी या जो उनका सोच था वो हमने छोड़ा नहीं। जब हम संपन्न हो गए, जब हम थोड़े ऐसी स्थिति में हो गए, तो हमने उनकी सारी जिम्मेदारी निभाई। अपनी बहनों की शादियों में जितना हम कंट्रीब्यूट करते थे हमने किया। अभी 6 महीने पहले मैंने अपने छोटे भाई की बेटी की शादी की, वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो मतलब ये सच बात है, वो मेरे ड्रीम में आए, माय फादर इज़ नो मोर, तो वो मेरे सपने में आए और मुझे कहा कि तुझे तेरे भाई की मदद करनी। तो मैंने उसको, मैं तो कर ही रहा था, फिर मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया और मैं जा कर के बैठ के उसकी मतलब शादी भी करवाई लड़की की। मैं और मेरी वाइफ बैठे, मेरे भाई को उसकी बेटी कहती थी कि वो नहीं बैठेंगे, आप बैठ के कराओ। तो वो सारी चीज़ें जहन में रहीं, ऐसा नहीं है। और जब वो गए तो वो मुझसे बहुत खुश थे और उन्होंने ये मतलब कहा भी मुझे कि मैं जो सोचता था तेरे बारे में वो गलत सोचता था, तूने तो हमारा बहुत मान बढ़ाया, तूने तो हमारे ख़ानदान को बहुत आगे बढ़ाया है, आज तेरे नाम से मुझे लोग जानते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रोफेशन में जो है कहीं ना कहीं कोई चीज़ अचीव की है। मैं अपने फादर की सोच को बदल पाया, वही अपने आप में मैं उसको बड़ी बात मानता हूँ। जयपुर में आपने क्या पढ़ाई की थी? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था सर, सोशियोलॉजी से MA किया था। और पढ़ने में कैसे थे? ठीक था। पढ़ने में अच्छा नहीं था, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में, बिकॉज मुझे यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी और इन्हीं की वजह से हम एक आध बार फेल भी हुए। जब मेरे फादर ने कहा कि भाई अब अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो फिर तुमको मेरा काम करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर मैंने पढ़ाई को बहुत सीरियसली लिया और अच्छे नंबर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। और फिर जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो मोनो एक्टिंग हो या गाना हो, इस टैलेंट को आपके अंदर देखने के बाद भानु भारती ने कहा कि इसको अपना करियर भी बनाया जा सकता है और इस तरह आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचे। तो क्या आपने जैसे ही अप्लाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एडमिशन हो गया? जी नहीं, पहले अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, पहले अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ था, फिर दूसरा जब हमने अटेम्प्ट किया तब हमारा एडमिशन हो गया था। और तब आपके बैच में कौन कौन लोग साथ में थे? दीपा शाही थी, रत्ना पाठक थी, अमरीक गिल थे, एक राइटर हैं, वो काफ़ी फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में लिखते हैं, तो इस तरह के लोग थे। शिवदास घोड़के हैं, काफ़ी काम करते हैं इस तरह। और पढ़ा कौन लोग रहे थे? हमारा जो 3 साल का स्पेल था सर, वो डॉक्टर BV कारंत साहब के उसमें निकला। और कारंत बड़े उन्होंने पूरा, मुझे लगता है NSD के पूरे कैरिकुलम को बदल दिया था। इस तरह से नाटक होता था, उन्होंने बहुत इंडियन थिएटर को बहुत तवज्जो दी, मतलब विदेशी नाटकों को भी उन्होंने अपनी शैली में ढाला और वो अपने आप में एक गोल्डन पीरियड था। और पूरे 3 साल वो हमारे साथ थे कारंत साहब, तो उनके साथ हमने वो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करते थे, वो नाटक करने में बिलीव करते थे। स्टेज करना चाहिए एक्टर को, उनका ये कहना था, पढ़ना तो चाहिए लेकिन स्टेज करना चाहिए, स्टेज करने से एक्टर सीखता है, सिर्फ पढ़ने से एक्टर नहीं बनता है, उनका ये मानना था। तो वो थिएटर करते थे, मतलब प्लेस करते थे, 8-8 नाटक हमने एक साल में किए और उनको लेकर के ट्रैवल करते थे। तो उन्होंने एक प्रोफिशिएंसी अपनी पढ़ते हुए हमको दे दी थी, एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो स्टेज का था वो उसी वक्त उन्होंने दे दिया था हमको। बाद में हमको दिक्कत नहीं हुई, बॉम्बे में आया तो मुझे उसकी कोई समस्या नहीं हुई। आप किसी भी 30 मार्कों को मेरे सामने खड़े कर दो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये एक जो काम का कॉन्फिडेंस था वो हमको वहाँ से मिला। मुझे इसमें आपकी बात में एक नई बात पता चली, क्योंकि मैंने बहुत सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले एलुमनाई से बात की है। पहली बार शायद कारंत साहब के इस
योगदान पर आपने रोशनी डाली, क्योंकि मॉडर्न थिएटर या जो उस पर पूरा यूरोपियन थिएटर्स के एडेप्टेशन वगैरह में जो कुछ भी होता रहा, लेकिन चूँकि खुद कारण साहब का म्यूज़िक को लेकर के, और वो भी अपनी इंडियन म्यूज़िक को लेकर काफ़ी बड़ा रेpertoire था, तो उन्होंने इस बात को अगर फोकस किया तो ज़रूर उसका असर आपकी ट्रेनिंग पर पड़ा। नहीं, मेरी बहुत, मुझे तो उससे बड़ी मदद मिली है। मतलब म्यूज़िकल उन्होंने हमारे साथ इतने सारे किए थे, और वो हर चीज़ में अपनी इंडियन उसको देखते थे, इंडियन डांस को कैसे हम अपने थिएटर में ला सकते हैं, और वो लेके आए। उन्होंने मैकबथ किया था, पूरा इंडियन उसमें किया था उन्होंने उसको, और बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ था। तो कारण साहब का बहुत बड़ा योगदान है से देखा जाए तो रवि भाई, हम लोग यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले जो गाने वाला आपका वो था शुरुआती, जो कि अभी भी है, होगा ही, वो तो गाना आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक गाना आप हमारे लिए सुनाइए, फिर हम एक ब्रेक लेंगे। मैं आपको एक और ऐसा चुनिएगा जिसमें थोड़ी पिच ऊपर मतलब हो, जो आपकी अपनी पिच, अपनी स्पेशल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है। एक मैं हमने प्ले किया था, मुझे आप बात कर रहे हैं तो नाटक का ही मुझे ध्यान है। अरे मनुष्य जन्म को पाए के फिरा 84 फेर, है जी मनुष्य जन्म को पाए के फिरा 84 फेर, है जी मन हरणी पड़ियो नहीं तो करनी में कछु फेर, है जी तीखी घोड़ी न पलाणियो, है जी तीखी घोड़ी न पलाणियो, जहा के खग न लग, वाके 100 जन्म मिथ्या भय, जाके कामिनी कंठ न लग। इरफान भाई, वाके 100 जन्म मिथ्या भय, जाके कामिनी कंठ न लग। क्या बात। तो रवि भाई अब यहाँ पे ब्रेक लेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और रवि झांकल के साथ बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जो कि मेरे बहुत ही पसंदीदा अभिनेता हैं। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बावजूद ना कोई जिंदगी, अब शहरा से कोई भी ये बहुत ही सिलसिला। मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज है? मेरी आवाज ये भी हो सकती है, और मेरी आवाज ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना, मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन, और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आप हैं रवि झांकल के साथ, जो कि एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं। एक बार फिर से स्वागत है रवि जी। थैंक यू। ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, और उसमें भी सोशल नेटवर्किंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप या ट्विटर और फेसबुक वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम, आपका इसके साथ कैसा रिश्ता है? मैं सर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये आता नहीं, और बहुत ज़्यादा सुहाता भी नहीं है कि ये मतलब टाइम पास करने का एक बहुत अजब सा ज़रिया हो गया है, जो मुझे लगता है बहुत बेकार है। अगर आप इसके पीछे लग जाते हैं तो ये मतलब आपको बहुत व्यस्त रखता है, और बिना किसी कारण के रखता है, और बड़ा डेंजरस भी है। आपको पता नहीं चलता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कौन आपका मित्र बन गया है। मतलब अगर जब मैं किसी को मित्र बनाने जाता हूँ तो उसमें जब मैं देखता हूँ कि यार इरफान भाई हैं, यशपाल है, फलां हैं, ढिकना है, ये लोग जुड़े हुए हैं, तो यार ये अच्छे ही, ये कोई बंदा अच्छा ही होगा, लेकिन वो उनके साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं है ये आपको पता ही नहीं। और आप जुड़ जाते हैं, और मतलब मुझे तो बहुत बुरा अनुभव भी हुआ है। तो मैंने कई चीज़ें तो मतलब बंद सी की हुई हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, और हर एक को जल्दी से मित्र बनाता भी नहीं हूँ।
जब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए कि हाँ नहीं बनाया जा सकता, और बहुत ज़्यादा उसमें रहता भी नहीं हूँ, तो मुझे उसका बहुत ऐसा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं लगता है ये, मतलब आज के यंग लोगों के लिए तो बहुत ही तकलीफ़देह है। मैं अपनी बच्ची को ही देखता हूँ, मतलब वो सुबह उठती है और रात तक, कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया यार आपस में। जो पहले कम्युनिकेशन हुआ करता था, वो कम्युनिकेशन मुझे लगता है बहुत कम हुआ है। उसके फ़ायदे बहुत हो सकते हैं, लेकिन नुकसान मुझे लगता है ज़्यादा है। ये जो 1 to 1 कम्युनिकेशन, जैसे हम और आप आपस में बातें कर रहे हैं, या जयपुर की याद कीजिए तो 4 दोस्त मिल गए तो घंटों बातें कर रहे हैं, हाँ, मतलब एक जो बैठक लगाना, अड्डा जमाना, इसका असर क्या आपके कलाकार के साथ भी उससे वो बेनिफिटेड होता है, उसका लाभ उसे मिलता है? बॉम्बे में तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, मैं उसको कभी सोच रहा हूँ जयपुर में भी शुरू करूँगा। अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी संस्था है, उसके साथ हम शुरू करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक चौपाल नुमा एक शुरू किया था बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले। तो उसमें आर्टिस्टों को इनवाइट करते थे, अपने आसपास के लोगों को, 25-30 आ गए एक साथ बैठ के, फिर किसी एक विषय को, कोई फिल्म देख ली, या कोई किसी म्यूजिशियन को सुन लिया, या किसी एक सब्जेक्ट पे बात कर ली, ऐसे शुरुआत हुई थी। और वो इतना पॉपुलर हो गया है इरफान भाई, अभी चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। मतलब आज तो जगह नहीं होती है, तो आज तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मतलब जितने बड़ी बड़ी कोई एक खास जगह पे करते हैं या अलग अलग जगहों पर? अभी मतलब वेन्यू बदलता रहता है। हाँ। अभी जिनके पास बड़े, जैसे कि किसी के पास बंगला है, वहाँ चले जाते हैं, या हायर भी कर लेते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन में वो चौपाल आ गया है कि जगह भी हायर कर लेते हैं। उसमें मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे का एक वो रखते हैं, हर सेकंड सैटरडे को वो लोग करते हैं। तो जो एक उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है अभी। तो उसमें वो सबको मैसेजेज भेजते हैं, और उसमें रिलीजियसली लोग आने लगे हैं। आपको इस चौपाल की खबर कैसे लगी थी? हम इसके जो शुरुआती जो लोग थे, जिसमें राजेंद्र गुप्ता थे, डॉक्टर चंद्र प्रकाश थे, इन लोगों ने इसका इनिशिएशन लेके इसको शुरू किया था, तो हम भी थे उस वक्त। तो मैं अभी थोड़ा सा, मतलब मेरी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो गई जाने की, लेकिन बिगनिंग में हम लोग बहुत गए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लोगों का मिलना, अलग अलग एक्टिविटी होती है, अलग अलग तरह के, अलग अलग फील्ड के लोग मिलते हैं। कभी कोई पेंटर आ रहे हैं, तो कभी कोई म्यूजिशियन आ रहे हैं, कभी कौन आ रहे हैं, कभी कोई फिल्म के क्रिटिक आ रहे हैं, कभी कोई फिल्म का डायरेक्टर आ रहा है, कभी किसी की फिल्म दिखाई जा रही है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा वो शुरुआत हुई है, जबकि हम कभी मिल ही नहीं पाते हैं। आर्टिस्ट या तो सेट पे मिलेगा, और अभी तो और भी कम हो गई, पहले तो फिर भी थोड़ा था, अभी 8-10 साल से तो ये अपने आप में बहुत ही कम हो गया है। मतलब ये जो मिलने जुलने का है, या जो लोगों से मिलने का है, वो वाकई बहुत कम हो गया है। चूँकि आपने करीब सैकड़ों फिल्में और हज़ारों सीरियल और टेलीविज़न के प्रोग्राम, 3-4 हज़ार तो मैंने किए होंगे। 3-4 हज़ार तो की। तो इतने सारे लोगों से आपका जो मिलना जुलना रहता है, और जिसमें आपके कुछ फेलो कलाकार भी होंगे और कुछ बहुत सीनियर लोग भी होंगे, उसमें स्टार्स भी होंगे। जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्हें हम लोग स्टार मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में पैसों की इतनी ज़रूरत क्यों है? जब आप इस पर सोचते हैं कि करोड़ों में कुछ लोग फीस मांगते हैं, जिससे प्रोड्यूसर लोगों की काफ़ी कमर टूटी रहती है, इस पर आपने कभी गौर किया है? क्योंकि परफॉर्म आप भी कर रहे हैं, परफॉर्म वो भी कर रहे हैं, तो ये क्यों होता है कि ये दोनों लोगों के फीस में इतना अंतर होता है? मुझे लगता है जब से ये शायद सिलसिला 10-1 साल से ज़्यादा देखने को मिलता है। 10 साल पहले इतना ज़्यादा आलम ख़राब नहीं था, तो मतलब 8 करोड़ में भी फिल्म बन जाती थी, 10 करोड़ में भी। सलमान खान की फिल्म मैंने की है, जो मेरे ख्याल से 12 करोड़ में बनी है। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। अभी जब से कॉर्पोरेट सेक्टर आया है, तब से ये सारा जो है, मतलब जो एक 100 का आंकड़ा पार कर गई फिल्म, 100 करोड़ कमा गई, 200 करोड़ कमा गई, 300 करोड़ कमा गई। मतलब फिल्म में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता है। आप फिल्म का कितना भी आप कैनवास कितना भी बड़ा कर दें, तो फिल्म का खर्चा उतना नहीं होता है। मतलब आमिर खान की फ़िल्म का भी मैं आपको कह सकता हूँ, मैं उसकी किसी फिल्म में था, तो उसकी फ़िल्म का भी खर्चा मेरे ख्याल से शायद 40 करोड़ भी नहीं होगा।
आर्टिस्ट की फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने NS10 की थी अनुष्का के साथ, आप मानेंगे नहीं, पिक्चर का खर्चा कुल 6 करोड़ रुपए था बजट, लेकिन अनुष्का की फीस भी उतनी थी। तो इनकी जो फीस है वो जो है वो फिल्म को बड़ी करती है, फिल्म में खर्चा बड़ा नहीं होता है। तो ये जो आर्टिस्टों ने अपने आप को जो, और बहुत कम नहीं फैलाया हुआ है एक्चुअली, सब नहीं उसमें शामिल, कुछ ही हैं शामिल, उनसे उन्हीं से सिनेमा देखा जाता है, ये भी एक है। आप आमिर खान को, शाहरुख खान को, इनको देखेंगे आप, तो उनसे डेफिनेटली मतलब फिल्म का कैनवास तो वो लोग बड़ा करते हैं, लेकिन उनकी वजह से ऐसा होता है। सिनेमा बनाने में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो उसमें सलमान खान है तो 100 लोग नहीं होने चाहिए, 400 लोग होने चाहिए जूनियर आर्टिस्ट, क्योंकि वो ह्यूज दिखना चाहिए। अब इन्होंने ही बनाया है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है ये चलेगा, लेकिन ये कभी भी ख़त्म भी हो सकता है। ये तो ऐसा सर्किल है, ये तो चलने वाली चीज़ है। आज से 10 साल पहले और आलम था, आज से अब टेलीविज़न का ही ले लीजिए आप। एक वक्त था, मुझे ध्यान है 2002 या 3 तक, मुझे अगर टेलीविज़न में पर डे का 5,000 रुपये मिलता था तो मेरे लिए वो बड़ा अमाउंट था। आज अगर मुझे टेलीविज़न में 20,000 रुपये मिलता है तो वो मुझे कम लगता है, क्योंकि टेलीविज़न ने मेरे उसको बढ़ाया है, मैंने नहीं बढ़ाया है। उस वक्त टेलीविज़न, आज से 10 साल 12 साल पहले टेलीविज़न 3 लाख 4 लाख में बन जाता था, आज एपिसोड ही 35 लाख में बनता है। तो ये अपने आप में इन्होंने इसको बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं से आ ही रहा होगा सर, पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही रहा है, तभी इतना स्टार का कोई भी आप शो ले लें आप 40-50 लाख रुपए एपिसोड का, हाफ एन आवर का एपिसोड का। तो हमको उसमें अगर हम कहें हमको 40,000 रुपये मिलना चाहिए पर डे का, तो मिलता है, क्योंकि उनका भी एक बजट होता है। तो ये मतलब कौन बढ़ाता है उसको और कौन उसको छोटा करता है, ये हम ही हैं एक्चुअली, बनाने वाले ही हैं जो उसको बड़ा करते हैं, बनाने वाले उसको छोटा करते हैं। दूरदर्शन का आज भी प्रोग्राम, दूरदर्शन के प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा, एक्टर को पता है कि मैं दूरदर्शन का कर रहा हूँ, तो उसको मालूम, किसान का कर रहा हूँ तो यार मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, तो उतने पैसे मिलते भी हैं क्योंकि बजट ही नहीं होता है। तो ये तो सर सारा खेल मीडिया का है जो बना दिया है लोगों ने। आज बालाजी में आप काम करो, बालाजी के शोज़ ही इतने महंगे होते हैं, तो वो एक्टर को देने में उनको दिक्कत नहीं होती, बजट होता है उनके पास। तो ये है अच्छा है हमारे लिए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन चल रहा है ये, और आज कितना बड़ा इसको माना जाता है। आप बाहुबली आप देख लें, आप 1000 करोड़, छोटी बात थोड़ी सर, बहुत बड़ी बात है। 1000 करोड़ किसी फिल्म का आना, इंडियन फिल्म का, बहुत बड़ी बात है। लेकिन खर्चा भी होता है, फिर उसी तरह से खर्च भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो 100 करोड़ खर्च करेंगे तो उसमें 400 करोड़ 500 करोड़ आएगा। तो ये खुद ही बनाते हैं सर इसकी, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग ही हैं जो ये काम करते हैं, वही लोग फिल्म को बड़ी करते हैं, वही उसको छोटी करते हैं। अभी हमको बताइए कि जब आप जयपुर वापस जाते हैं तो जो पुराने स्कूल के दिनों के और कॉलेज के दिनों के दोस्त थे, जो ये सुनते हैं कि भाई आप मुंबई में रहते हैं और अब तो 3 दशकों से ज़्यादा समय से रहते हैं, तो उनको ये उम्मीद रहती होगी कि आप फिल्मों में काम करते हैं तो कुछ आप हीरो टाइप के आदमी होंगे, तो इस तरह की जो एक उम्मीदें रहती हैं, उसके क्या अनुभव हैं? एक पता नहीं क्यों जब मैं जयपुर जाता हूँ तो मुझे थोड़ा अलग सा महसूस होता है। मतलब वो शहर अभी भी, हालांकि वो मेरा अपना शहर है, मैं बॉम्बे से कभी भी अगर 10 दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ तो मैं कुछ मिस करने लगता हूँ। शायद यहाँ की आबो हवा मिस होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ जब हम जाते हैं तो वही हमें डिफरेंट ट्रीट करते हैं, एक्चुअली हम उनको नहीं करते। वही हमको यूँ देखते हैं कि ये सिनेमा का आदमी है, ये टेलीविज़न का आदमी है, ये बॉम्बे में काम करता है, वही हमसे ऐसे बात करते हैं। तो शायद वही हमको वैसा बना रहे हैं, हम वैसे हैं नहीं। हम तो अपने शहर में जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, हम तो मिलना चाहते हैं लोगों से, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग
अजब सा एक छोटा सा एक डिस्टेंस सा नहीं होता है, तो वो थोड़ा है वो, मतलब जैसे अगर हम कहीं जाके किसी प्रेस क्लब में बैठेंगे दोस्तों के साथ, तो पास में बैठा हुआ वो आदमी मुझे जानता है, तो वो कानाफूसी करेगा, तो पता है ये आया बैठा हुआ है, हालांकि मुझे समझ में आ रहा है वो बात कर रहा है। तो ये जो मतलब जो बना दिया है ना लोगों ने परसेप्शन की, यार बॉम्बे का आदमी है, बॉम्बे में काम कर रहा है, भाई तुम्हारा ही आदमी है, ये ऐसी बन जाती है एक्चुअली। हम लोग नहीं बनाते, आर्टिस्ट तो ऐसा कुछ करता नहीं, जो करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं अपने शहर में जाके काम करता रहता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत आउटसाइडर सा महसूस नहीं करता हूँ। खुद आपके मन में ये कभी इच्छा रही कि आपको लीड रोल किसी फिल्म में मिले जिसमें सारा अट्रैक्शन आप ही की तरफ हो बजाय? सर मुझे नहीं ध्यान, मैं उन आर्टिस्टों में से रहा कि मुझे काम मिलता गया, और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे कोई मेन लीड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा जो मुझे काम मिला थिएटर में भी, उसमें मैंने अपने काम पे कंसंट्रेट किया, और मुझे अपने काम का रिवॉर्ड हमेशा मिलता रहा। मतलब मेरे काम कभी मतलब अनदेखा नहीं हुआ, मैंने जो भी काम किया वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने रिकग्निशन ना हो, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि मुझे, और शायद मैं लेट भी हो गया था आते आते, ऐसा मुझे लगता है कि जब मैं आया तब मैं बहुत लेट भी हो गया था, और जब तक हम थोड़े से रिकग्नाइज़ हुए तब तक ऐसा हो गया था कि अब तो काम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए पैसा हमको आना चाहिए। मैंने इसको एक तरह से अपना एक जॉब की तरह से समझा अपने प्रोफेशन को, कि भाई मुझे अपनी ज़रूरतें हैं, मेरी अपनी फैमिली है, मेरे परिवार है, मुझे अपने प्रोफेशन से पैसा मिलना चाहिए, बिना पैसे का कोई प्रोफेशन आप कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने थिएटर बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि बिना पैसे के आप कैसे, और मैंने हमेशा माना है कि अगर मैं थिएटर भी करूँगा तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। मैंने इला के साथ भी, जिसके साथ भी मैंने नाटक किया, मैंने कहा बिना पैसे के हम थिएटर नहीं करेंगे, क्योंकि जो काम मैंने सीखा है अगर मैं उससे अर्न नहीं कर सकता हूँ तो वो प्रोफेशन मेरे लिए तो बेकार है। तो बॉम्बे में आज भी आप कहीं भी थिएटर करें, बॉम्बे का थिएटर इज़ अ वेरी गुड पे मास्टर, बहुत अच्छा आपको पैसा देते हैं वो लोग, और बहुत शो करते हैं। थोड़ा सा उनको कमर्शियल एंगल रहता है नाटकों में, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करना, ये सारा करना, थोड़ा सेट पैट बनाना, वो उस तरह से वो लोग करते हैं। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन शोज़ बहुत करते हैं, और आपको बहुत इमीडिएटली आप शो ख़त्म कीजिए और आपको इधर पैसे ऐसे मिलते हैं। बॉम्बे का थिएटर ऐसे वर्क करता है, चाहे आपको 1000 रुपये मिलना है तो आपने ख़त्म किया और इमीडिएटली आपको मिलता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ थिएटर करने में भी दिक्कत नहीं होती, और मैं रेगुलरली करता रहता हूँ। और आखिर में जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है, मुझे आपसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आपकी जो एक्टिंग है उसका तरीक़ा क्या है, मतलब आप के काम करने का तरीक़ा क्या है जिससे कि आप कैरेक्टर को जीवंत बनाते हैं? किस मेथड पर, किस तरीके पर आप यकीन करते हैं? एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे किया, कभी कोई पूछता नहीं है। जब मैं एक्ट करता हूँ तो मेरे जहन में वो पिक्चर चलती है, लाइक आई सी माई सेल्फ समवेयर इन माई माइंड, कि अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं ऐसा दिख रहा हूँ। मुझे मतलब जो मेरा थर्ड सेंस है वो हमेशा एक पिक्चर मेरे दिमाग में चलाता है। ये एक बड़ी अच्छी बात मेरे साथ है, और वही मुझे इंस्टिगेट करता है कि इसको तेरे को कैसे करना है। हालांकि हम हमेशा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जब हमको लाइनें मिलती हैं, जब हमको पूरा सीन का वो मिलता है, तो वो तो एक मतलब एक प्रैक्टिस है ना सर, तो थिएटर की प्रैक्टिस है। आपको जब आपको एक सिचुएशन मिलती है तो आप उस सिचुएशन को कैसे आप एनालाइज करके आप अपने आप को रखते हैं। लेकिन वो जो एनालाइज करने का पूरा जो फ्रेमवर्क बनता है वो मेरे जहन में बन जाता है पहले, फिर मैं करता हूँ उसको। तो मतलब उस फ्रेमवर्क बनने के बाद मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं अभी कैसा दिख रहा हूँ, और मैं हमेशा अपने आप को देख करके ही अभिनय करता हूँ। और मुझे ये पता चल जाता है कि जब अगर मैं रो रहा होता हूँ मान लीजिए,
कोई सीन में, तो मुझे ये दिखता है कि मैं रोते हुए कैसा दिख रहा हूँ। ये मेरे साथ बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं मालूम और आर्टिस्ट कैसे अपने आप को वो करते हैं, क्योंकि मेरे उसमें मैथमेटिक्स नहीं है सर। इसको एक उदाहरण से समझाइए। जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में आपको कोई रोल ऑफर हुआ था, या कोई पुरानी घटना भी कि आपने लाइनों को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसकी तैयारी की, तो क्या कैसे देखा उसको आपने? जैसे अभी मैं पंचलाइट एक फ़िल्म करने गया था, तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आप खाट पे बैठें और वो एक्टर आता है, वो ज़मीन पे बैठा हुआ है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते आप बातचीत कर रहे हैं बैठे हुए यहीं पे। तो मेरे जहन में यूँ आया एक मतलब जब हम रिहर्सल कर रहे थे, तो रिहर्सल उसने पूरी एक रिहर्सल हमको करके बताई और रिहर्सल मैंने पूरी की वहीं बैठ के। जब सेकंड टाइम उसने कहा कि अब अपन टेक करेंगे, तो मुझे सेकंड टाइम ऐसा लगा कि एक पॉइंट यहाँ आता है जब मुझे उठ के उसके पास जाके ये लाइनें उसके पास जाके बोलनी चाहिए थी। तो वो विजुअल मेरे दिमाग में आया कि मैं वहाँ उसके पास उठ के जाऊँगा और वो वहाँ होगा, तो ये विजुअल कैसा बनेगा और उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। तो वो मैंने किया। तो मैंने जब कट बोला तो मैंने कहा सॉरी, ये तुमने मुझे कहा नहीं था करने के लिए, लेकिन मैंने ये कर दिया। बोले नहीं सर, ये बहुत अच्छा हुआ है। तो ये जो इंट्यूशन कह लें आप इसको, या जो एक पिक्चर आपके दिमाग में बनती है, ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मुझे कोई गॉड गिफ्ट सी लगती है अपने आप में, कि आप कोई चीज़ को कोई कहता है, आप उसको वैसे करते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि हमने ऐसे ही लोगों के साथ काम किया, जैसे मिस्टर बेनेगल हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं कहते कि इसको ऐसे करो, वो कहते तुम कैसे करोगे। तो वो बड़ा एक जो फ्री हैंड आपको मिलता है एक एक्टर की हैसियत से, तो वो जब आप उनको करके बताते हैं, मतलब एक तरह से ट्रायल हो गया आपका कि भाई तुमको ये दे दिया सीन, अब बताओ तुम करो कैसे करोगे इसका। तो ये अपने आप में चैलेंज है। तो आप जैसे सोचते हैं, तो शायद मुझे लगता है वो वहीं से मेरे अंदर आई होगी वो चीज़, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया शुरू में। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया, 1 साल तक वो उनके साथ थे, मतलब रोज़ सुबह शाम एवरी डे, काम भी नहीं होता तो भी हम जाते थे। तो वो शायद वहाँ से मुझे मिला है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे मिली है वहाँ से। तो वही मैंने जब मैं अप्लाई हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है, और 99% ऐसा होता है, जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड में आता है वो आप कर देते हैं और वो बेहतर होता है। तो ये मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है। शायद मुझे लगता है पीछे से जब मैंने उनके साथ शुरू किया होगा, क्योंकि वो हमेशा आपको कहते हैं अभी करो, तुम कैसे करोगे इसको, सीन को आप करो। फिर वो आपको थोड़ा सा बीच में से कहेंगे वहाँ तूने जो बोलिया, तुमने वो किया था ना, वो जो गर्दन झुकाई थी, वो गर्दन मत झुकाओ, उसको करेक्ट कर लो। और वहाँ तुमने हाथ उठाया, हाथ मत उठाओ, वहाँ हाथ उठाना ठीक नहीं लगेगा, हाथ उठाओगे तो मीनिंग उसका फला फला ऐसे ऐसे हो जाता है, बाकी सब फर्स्ट क्लास, अभी करो। तो थोड़ा सा जो नुक्ताचीनी करके और करेक्शन के साथ करते, और फिर एक थोड़ा सा रेसिप्रोकेशन का भी इशू हो जाता है, क्योंकि उनके साथ बड़ी अच्छी, मतलब वो एक बहुत ही रेसिप्रोकेटिव डायरेक्टर हैं और बहुत ही कंफर्ट जोन के हैं। तो मैंने कभी, मुझे काम करते हुए कभी मुश्किल नहीं लगी, मैं कहूँ आपको इरफान भाई। आपने जो कहा कि भाई ये तो अब हमारा काम है और इसको हम काम की तरह कर रहे हैं, जिन लोगों के काम पहले से मौजूद थे, उनमें से किन लोगों के काम आपको इंस्पायर करते रहे कि मुझे एक दिन वैसा काम करना है, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो फिल्मों में हो या टेलीविज़न? मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से दिलीप कुमार साहब का बड़ा फ़ैन था और उनकी फिल्में, हालांकि फिल्में तो मैं सभी देखता था, जब बचपन में मैं छोटा था बहुत सिनेमा देखता था मैं। तो मेरी सिर्फ मतलब वो मेरे, मतलब उनको मैं अभिनेता का गुरु मानता हूँ, आज भी मानता हूँ उनको मैं, क्योंकि बहुत सहज कलाकार थे और बहुत वर्सटाइल अपनी लाइफ में रहे हैं। उनकी जैसी वर्सटिलिटी मैंने किसी एक्टर में देखी नहीं, मतलब आज भी मुझे नहीं लगता उनका जैसा वर्सटाइल को हो सकता है। तो वो हमेशा मेरे और मेरा एक ही कभी था कि क्या मैं कभी उनके साथ काम कर पाऊँगा, वो तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि कभी
मैं वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनके चरण छूना चाहता हूँ। ये मेरी एक मन की इच्छा थी जो पूरी हो गई। और मेरे लिए आइडियल कोई था नहीं सर, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊँ, क्योंकि मुझे अपना काम था, मुझे अपना काम आता था, तो मेरे लिए कोई ऐसा आइडियल नहीं कि नसीर मेरे आइडियल हैं या ओम मेरे आइडियल हैं। मतलब वो ठीक है, हमको उनको एडमायर करते हैं, लेकिन हमें अगर वैसे मौके मिलते तो हम भी उनके तरह से हो सकते थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते जो उन्होंने किया। हम ये कह सकते हैं हमें वो मौके नहीं मिले जो उनको मिले, लेकिन जो हमको जितने मौके मिले उन मौक़ों में हमने अपना काम बेहतरी से किया, और हम अपने काम को आज भी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, जितना हमको ज्ञान है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, और हमारे काम को अप्रिशिएशन ही मिलता है सर उसमें कोई। और ये तो आर्ट में कम बेसी नहीं होता सर, आर्ट है। ओमपुरी अपना एक स्थान बना के गए हैं, आपके साथ में बैठा हूँ, मेरा स्थान है, इसका मतलब अगर मुझे राज्यसभा टीवी इंटरव्यू कर रहा है तो मेरा कहीं एक स्थान है। नहीं, हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि आप हमारे साथ हैं। हमको ये कहिए कि अगर कोई स्कूल के दिनों में या रेपर्टरी के दिनों के किसी नाटक का कोई डायलॉग अगर आपको याद आए इस वक्त, या फिर किसी फिल्म का, तो लगभग परफॉर्म करते हुए। ये बड़ा मुश्किल सा वो है सर। कारण साहब की एक आपको बात बताता हूँ, और वो कितने ग्रेट थे, फिर उनका एक वो भी आपको सुना दूँगा। दीपा साई हमारी साथ में थी, वो महाबेसुरी, मतलब उसके सुर कहीं भी नहीं था, और मेरा काम ये था कि मैं सुर में था, तो कहते तुम्हारा काम है इसको सिखाओ। तो मैंने सर ये तो बेसुरी, इसको कुछ नहीं आता। बोले नहीं, सिखाओ इसको। तो एक कंपोजिशन थी, उन्होंने कहा कि अगर इसको नहीं आता ना तो इसको एक सुर में, एक ही उसमें गवाओ। तो उन्होंने मुझे एक कंपोजिशन दी कि उसको कैसे गवाना है। तो वो कंपोजिशन थी, वो आपको गा के सुनाता हूँ मैं, और उसने वो गाना गाया प्रैक्टिकली। तो वो कहते हैं कि एक सुर, तो उन्होंने कंपोज किया, हमारे देश में शामें न हो इतनी कभी सूनी के सूनी शाम होती है, हमारे देश में सूनी कि उल्टा पुल नदी पर जो बंधा है उससे खतरा है, कि लंबा दौर जाड़ों का चला है उससे खतरा है, पौ फटने के पहले के अंधेरे से भी खतरा है, कोई मजदूर अपने हाथों अपनी जान ले बैठे, किसी का दर्द जो हद से गुजर जाए वो खतरा है, हमारे देश में शामिल। तो इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको जो है ट्रेंड किया और सिखाया, और उसने स्टेज पे गाया। इसको मेरा ख्याल है कि एक सुर ऊपर भी गा सकते हैं आप। हाँ, गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। थोड़ा हाँ एनर्जी रहे। हाँ। कि हमारे देश में शामें न हो इतनी कभी सूनी के सूनी शाम होती है, हमारे देश में सूनी उल्टा पुल नदी पर जो बंधा है उससे खतरा है, कि लंबा दौर जाड़ों का चला है उससे खतरा है, पौ फटने के पहले के अंधेरे से भी खतरा है, कोई मजदूर अपने हाथों अपनी जान ले बैठे, किसी का दर्द जो हद से गुजर जाए वो खतरा है, हमारे देश में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपने पुरानी चीजें याद दिला दी मुझे। तो रवि भाई, हम लोग बातें करीब करीब पूरी कर चुके हैं, और आखिर में आपसे पूछेंगे कि अगर कोई बात आपके दिल में रह गई हो तो कहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग का मौका फिर शायद आगे बहुत दिनों बाद ही मिले। मुझे तो मतलब ये कोई मतलब मेरा साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन हुई है, तो बातचीत हुई आपकी और मेरी। ऐसा लग रहा है कि मैं तो आपसे बैठ के कोई चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, बातें शेयर कर रहा हूँ। मतलब ये मुझे तो एक ही चीज़ हमेशा कहनी है जो मैं महसूस करता हूँ, आजकल का जो यूथ है उसको लेकर के मेरे दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ है इसको लेकर के, कि थोड़ा जो जल्दी में है, भागा दौड़ी में है आज का यूथ, थोड़ा सा उसको रुक के अपने बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा अपने काम के बारे में, क्योंकि बहुत जल्दी में कोई चीज़ होती नहीं है, और जल्दी से कोई चीज़ मिलती नहीं है। क्योंकि जो आर्टिस्ट है, मैंने ज़्यादातर 90% वही आर्टिस्ट बनते हैं जो कमज़ोर होते हैं, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, परिवार से कमज़ोर होता है। आप निकाल के देख लें, 99% आर्टिस्ट हुए होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो
स्थापित होते हैं, जिनके पास पैसे की समस्या नहीं होती, जिनको मॉनेटरी तकलीफ़ नहीं होती, तो मुझे लगता है कि वहीं से, और आज का जो आर्टिस्ट जो निकल के आ रहा है वो भी वहीं से आ रहा है। तो थोड़ा सा मतलब इज़्ज़त रखें, थोड़ा मान दें अपने बड़ों को, जो मिस हो रहा है। आजकल हम देखते हैं जितना जब हम काम करने जाते हैं तो सम्मान बड़ा घट रहा है सर, तो उसका ज़रूर ध्यान रखा जाए। जो एक्सपीरियंस है उसको, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस को आप छोटा ना करें, और एक्सपीरियंस कभी बराबर का नहीं होता, और उम्र भी कभी, उम्र दराज लोग उम्र दराज ही होते हैं। आज अगर मेरी उम्र है तो मुझसे छोटा, उसकी छोटा ही है मुझसे, तो उसको बराबर ना करें, बड़ों को बड़ा ही रखें। तो उसमें मुझे लगता है कि, और सीखने की प्रवृत्ति रखें जो कम हो रही है। यही मेरा तो आज के कलाकारों से, भाइयों से, दोस्तों से कहना है आपके माध्यम से। नहीं, आपने बहुत ही ज़रूरी संदेश ये दिया हमारे माध्यम से, क्योंकि ये सच है कि इतनी जल्दबाजी है और लोग जल्दी से जल्दी थोड़े से समय में कामयाबी या सुख पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, और कामयाबी का या सुख का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं हो सकता है, उसको एक रास्ते से होकर ही गुजरना है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि झांकल, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। राजसभा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। शुक्रिया अर्पण। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे बहुत ही पसंदीदा अभिनेता रवि झांकल। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो ज़रूर कहिएगा, feedback.rstv@gmail.com के माध्यम से। आए मेरे राजा, आए सब मेरे हैं और मैं सबकी, सभी सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं? आए सब सपोर्ट करेंगे, आए आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक। हाँ चल, अब तो तू एक दबा के फड़फड़ाता सा गीत लिख दे, ताकि मैं उसको गा गा के नाच नाच के अपना वोट मांग सकूं। मैं? हाँ। मैं लिखूंगा। अरे लेकिन ना, मैं नहीं लिखूंगा।